बात हो जाए मोहलिक कोरोना वायरस की, जिसकी पाकिस्तान में चौथी लहर कुछ थमने ही वाली थी कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से एक खौफनाक इंकशाफ सामने आया है और जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया जा रहा है। ये 5वीं किस्म है जिसके बाइस तशवीश करार दिया गया है, और जिसे पहले अल्फा था, गैमा था, बीटा हमने देखा, देन डेल्टा को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया था और वायरस की नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। और कोरोना वायरस की नई किस्म साबका इकसाम के लहरों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उभरी है और जिससे पता चलता है कि ये बहुत तेज़ी से फैलने की भी सलाहियत रखती है, जो फेफड़ों को ज़्यादा तबाह कर सकती है। और वायरस की नई किस्म कितनी मुख्तलिफ और ख़तरनाक है और इस किस्म के पाकिस्तान आने के कितने चांसेस हैं और पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है इस हवाले से तैयार है भी है कि नहीं है, इन सब मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, अभी हम वापस आ ही रहे थे बैक टू नॉर्मल लाइफ। ये नई जो वेरिएंट का जनूबी अफ्रीका के वेरिएंट की गूंज सुनाई देने लग गई है, बताइएगा कितनी ख़तरनाक है ये बाकी जो वेरिएंट से? देखिए मुनीबा, ये 24 नवंबर को यानी 5 दिन पहले ये मंजर आम पे आई और मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, डायरेक्टर जनरल, उनको बड़ा खराज तहसीन देना चाहिए कि उन्होंने फ़ौरन ही उसी दिन जब उन्होंने देखी ये ओमिक्रॉन की म्यूटेशंस तो उसी वक्त रिपोर्ट कर दी और तभी हमें पता चला, वरना शायद इतनी जल्दी नहीं पता चलता। और इसके बाद देखें, ये कहना कि ये इसके असरात क्या होंगे ये कबल वक्त होगा। अभी 4 दिन तो हुए हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये वो म्यूटेशंस हैं जो तादाद में और सबसे ज़्यादा हैं किसी भी एक, क्योंकि जैसे आपने डेल्टा का जिक्र किया उसमें सिर्फ 7 म्यूटेशंस थी, इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं एकदम, और 50 से ज़्यादा यानी 51 हैं और उसमें से 30 के करीब स्पाइक प्रोटीन्स में हैं। जो आप वायरस दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीनों पे, उसमें कांटे देख रहे हैं, कांटों को हम स्पाइक्स कहते हैं। तो उनके अंदर जो प्रोटीन होती है उसको ग्लाइकोप्रोटीन एस कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन, और वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है कि जब सांस के ज़रिए ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होती है, फेफड़ों में इन कांटों के ज़रिए ही वो लगती है आपके जिस्म में और अंदर जाती है। तो ज़ाहिर है अगर उनमें इतनी वेरिएशंस आएंगी तो ये लगाव का चांस ज़्यादा हो जाएगा कि एक तो तादाद ज़्यादा, एक थोड़े फासले से लगेगी और थोड़े एक्सपोजर से भी लग सकेगी। अच्छा। दूसरा ये है कि इसमें अहमियत ये भी है कि जितनी भी वैक्सीन अब तक बनी हैं, चाहे वो मैसेंजर आरएनए है, सब यूनिट है या वायरल वेक्टर, तमाम की तमाम टारगेट करती हैं उसी डोमेन को, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन एस को, कि वो उन्हीं को ही डैमेज करती हैं, वायरस को इतना डैमेज नहीं करती, इसके असेंबली सिस्टम को डैमेज करती हैं। और जो हमारी ये दवाइयात हैं जो हम यूज़ करते हैं इलाज के लिए, वो भी हम इसी के अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन्स के करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कंसर्न तो ये होगा क्योंकि वैक्सीनेटेड लोगों के लिए कि क्या वो अभी भी प्रोटेक्टेड होंगे इनके ओमिक्रॉन की जो म्यूटेशंस आई हैं उससे या नहीं। इस पे हमारी यूनिवर्सिटी तो पहले ही काम कर रही थी इम्यूनोजेनेसिटी पे और अभी भी कर रही है, और दुनिया के भी तमाम साइंसदान सर जोड़ के बैठे हुए हैं और तकरीबन तमाम कंपनीज़ ने इंक्लूडिंग मॉडर्ना ने, फाइज़र ने नई ये म्यूटेशन के बाद जो वायरस ये आरएनए वायरस नमूदार हुई है उस पर काम करना शुरू कर दिया कि वैक्सीन्स को शायद तब्दील करना पड़ेगा, जो कि 2 हफ्ते में आनी शुरू हो जाएंगी मार्केट में। सब मौजूद है। सर, जिस तरह आप बता रहे थे कि जब भी नया वेरिएंट आता है वो मजबूत से मजबूत होता जाता है, और अब हम देख रहे हैं कि यूरोप भी दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। जर्मनी में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पर दुनिया भर से लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो कितना रिस्क पे है और उसकी वजह से हम कितने रिस्क पर आ सकते हैं? देखें, जब 2019 में ये वायरस नमूदार हुई हॉर्सशू बैट में अंदर 2 वायरसेस मिलके एक मिली, तो ये बहुत बड़े साइज़ की वायरस बन गई और इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं 39,000 हैं। तो यानी कि 39,000 म्यूटेशंस आ सकती हैं इसमें, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो उस वक्त कोशिश की गई कि इसको वुहान तक महदूद किया जाए। मेरा ख्याल चाइना ने बहुत स्ट्रिंजेंट कर्फ्यू लगा दिया, बिल्कुल, लेकिन नहीं कर सका, पूरे चाइना में फैली और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। तो इसलिए इसकी जो भी म्यूटेशन आई, चाहे B117 आई जब यूके से शुरू हुई या इंडिया से डेल्टा वेरिएंट शुरू हुआ, तो
आपको पता है कि हर मुल्क ने अपने टाइम बड़ा काम किया कि कोशिश की फ़्लाइटें बंद कर दें, ये बंद कर दें, लेकिन रोक नहीं सका, एकदम फैला। बिल्कुल। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट करना अल्लाह ताला तो कर ही सकते हैं, वो तो जब चाहेंगे वो हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई मौजज़ा ही होगा कि इसको रोका जाए, कि इसको फैलाव को, ख़ासकर जबकि हमें पता है कि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस, 51 बहुत ज़्यादा म्यूटेशन, बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली, और उनमें से 31 स्पाइक प्रोटीन्स में है जिससे इसने लगना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक के, जब आपके प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा पहले ये बड़े हमने स्ट्रेस किया और आपने भी बहुत कोशिश की कि जब तक इस वायरस को हम रुखसत नहीं करते दुनिया से, लाहौर से या पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से, एग्जैक्टली। देखें, जब तक ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी आप नहीं क्रिएट करेंगे, आप इस वायरस को चांस देते जा रहे हैं कि ये बदलती रहे और ये कीमती जानें भी लेगी और आपको और हमें मजबूर भी करेगी और हमारी इकॉनमी भी तबाह करेगी। उसका एक ही हल है कि तमाम दुनिया के लोग वैक्सीनेट अपने आप को कराएं, सिर्फ लाहौरिये या पाकिस्तानी नहीं, तमाम दुनिया। अब आपको पता है अफ्रीका में इस वक्त सिर्फ 6 से 7% लोग वैक्सीनेटेड हैं, पाकिस्तान में 50% के करीब हैं। ये बहुत कम है नंबर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जैसे ही कोरोना के केसेस कम हुए थे, लोगों ने भी और हुकूमत ने भी जो है वैक्सीन के हवाले से आंखें खोली थी और स्लो डाउन हो गए थे। अभी भी हमें जो पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, उनको पूछते हैं तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होती। ठीक। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बजाय बूस्टर जाने के, जिनको अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ढूंढ के वैक्सीन की जो ड्राइव है दोबारा से शुरू की जाए, उसकी तरफ दोबारा से आया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ वैक्सीनेशन के हवाले से हमें करना चाहिए या इसके हवाले से मजीद भी हुकूमत को इकदाम उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि इस वक्त ना लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि केसेस नहीं आ रहे थे तो लोगों ने मास्क पहनना भी जो है गवारा नहीं किया, वो भी उतार के फेंक दिए। तो क्या लगता है आपको? देखें, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है इस दफ़ा, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने फ़्लाइट्स बंद कर दी और उन्होंने टेस्टिंग का सिस्टम बहाल कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जो शादियाँ आपकी लाहौर में इस वक्त 500-500 हज़ार लोगों की हो रही हैं, उनको रोकना पड़ेगा। इंडोर शादियों पे पाबंदी लगानी पड़ेगी या बहुत कम लोगों के साथ आप करें। इसी तरह जो मजहबी नेचर के इज्तिमात हैं, जो आपके इलेक्शन होने जा रहा है उसके इज्तिमात हैं, उनको रोकना पड़ेगा आपको। और जो मास्क है उसकी फिर ज़ीरो टॉलरेंस आपको लानी पड़ेगी। पहले लेयर में जो हमने सारी पाबंदियां लगाई थी वही दोबारा आना चाहिए। और एक आपके जो आम देखने और सुनने वाले हैं उनको तो ये चाहिए कि फौरी तौर पे अपना ख्याल करें कि अगर उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, जैसे आधे लाहौर को तो शुगर ब्लड प्रेशर है, ऐसे ही वो उसको कंट्रोल रखें और अपने आप को अच्छी एक सेहत में रखें, एक्सरसाइज करके, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेके, ताकि अगर कोई भी वेरिएंट, कोई भी वायरस उनको लगती है तो उससे उनका बेहतर चांस हो रिकवरी का। इसी तरह विटामिन डी का हमने बहुत रोल देखा है इस बीमारी में, कि क्योंकि पाकिस्तान में 80% का विटामिन डी कम है कि जिनका जब हमने विटामिन डी ऑप्टिमम किया तो इसके मुज़र असरात इस वायरस के और बाकी वायरसेस के भी बहुत कम हो जाते हैं। तो जो चीज़ें हमें पता हैं उनका तो फ़ायदा हासिल करें। बाकी तो ये अभी 4-5 दिन हुए हैं इसको मंजर आम पे दुनिया में आए हुए, इनकी ये ओमिक्रॉन को, इसका टाइम से पता चलेगा। लेकिन ख़दशात यही हैं कि अनफॉर्चुनेटली इसका लगाव भी बढ़ेगा और इसकी वेरुलेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि ये वायरस ऐसी है कि आपके जिस्म में जब दाखिल होती है तो ये कई अरब के करीब पार्टिकल्स में, यानी कि ये डिवाइड होती है। तो इतनी रैपिडली डिवाइडिंग वायरस जो है और इतनी ज़्यादा ट्रांसमिशन जब इसकी ज़्यादा होगी तो इसने मज़ीद म्यूटेट करना है। वो ये कह रहे हैं कि ये फेफड़ों को बहुत जल्दी मुतासर कर, ये तबाह कर देती है।